हौले हौले से आती है तू जिंदगी, हौले हौले से आती है तू जिंदगी, बिन बताए कहाँ चली जाती है तू। कभी अपना पता भी बता जिंदगी, अभी अपना पता भी बता जिंदगी, यूं ही सबका ठिकाना बताती है तू। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार अनुरागी और आज एक ख़ास कार्यक्रम में एक ख़ास मुलाकात एक ख़ास शख्सियत से जिनका नाम है श्यामल सिन्हा। तो श्यामल सिन्हा जी, सबसे पहले तो आपका नवजागरण लाइव में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत आपका आभार राजकुमार भाई। और आज मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे निवास पर पधारे हैं दिल्ली से, और बहुत ही सुंदर सुयोग है कि हम लोग 1916 के बाद आज इस विपत्त काल में रहने के बाद में आज पुनः हम लोगों की मुलाकात हुई है। 2016 से मिलने के बाद में आज मिल रहे हैं फिर से हम लोग, और बहुत आज शुभ दिन है। मैं कहूँगा कि आप यहाँ हमारे यहाँ निवास स्थान पर पधारे, और नवजागरण के लिए मेरे लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और बहुत शुभाशीष है, क्योंकि इतने कम समय में और प्रकाशन को इतना ऊंचे स्थान पर पहुंचाना, आपके हिम्मत और आपके हौसले, आपके साहस की मैं दाद देता हूं और बधाई देता हूं कि इसी तरह आप इस नवजागरण प्रकाशन का नाम आगे बढ़ाते रहिए और अच्छी अच्छी पुस्तकें प्रकाशित करिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि मेरी पुस्तक भी मन सरगम तन तंबूरा मुक्तक संग्रह आपने प्रकाशित किया दिसंबर महीने के 2021 में, और आगे भी मेरी इच्छा है कि मेरी पुस्तकें आप इसी तरह प्रकाशित करते रहें। और साहित्य जगत की सेवा हम सब लगे हुए हैं, आप भी इसी साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं। हेलो भोजपुरी की पत्रिका भी आपकी आती है, और नवजागरण का जो लाइव प्रोग्राम है आपका चैनल और प्रकाशन, बहुत बहुत हम लोगों की शुभकामनाएं हैं, हार्दिक बधाई है। और इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए, हम लोग का आशीर्वाद आपके साथ है। जी धन्यवाद। कमल जी की ये किताब आई है मन सरगम तन तंबूरा। यह एक मुक्तक संग्रह है और इसमें 136 पेज की किताब है ये, और इसका प्रकाशन हमारे नवजागरण प्रकाशन से हुआ है। और आज इसी के बहाने काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो गई हमारी। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि ये श्यामल जी एक सैनिक रहे हैं, वायुसेना में, एयरफोर्स में रहे हैं, और अब रिटायर्ड होके और साहित्य लेखन में, साहित्य सृजन में लगे हुए हैं। तो बंदूक, जिन हाथों में बंदूक हुआ करती थी, वो एकदम से कलम को कैसे सहज महसूस कर रही हैं और इसमें अपना योगदान, साहित्यिक योगदान दे रही हैं। कैसा लग रहा है? बहुत, देखिए, बिल्कुल दोनों जो क्षेत्र हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। और मैं बिहार से आता हूं, मेरी कर्म भूमि रही है वायुसेना, लेकिन जन्मभूमि बिहार, और पढ़ाई लिखाई मेरी सभी रांची और रांची विश्वविद्यालय से मैंने पढ़ाई की, एमए पास किया वहाँ पे, कुछ दिनों तक पढ़ाया भी। उसके बाद भारतीय वायुसेना में देश की सेवा के लिए मैं आगे आया। और आपने कहा कि बंदूक और साहित्य, तो मुझे लेखन का शौक़ बहुत बचपन से ही रहा है। मेरा परिवार एक साधारण परिवार, कोलफील्ड में हमारे पिताश्री थे, और मैं रांची से पढ़ा हूँ, बिहार से पहली बार निकलकर इंटरव्यू के लिए गया वायुसेना में, और उसके बाद वायुसेना की नौकरी 32 साल की हमने। फिर सेवानिवृत्त होने के बाद में अभी मैं गुरुग्राम में हूँ, और साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान जो थोड़ा बहुत है
साहित्य की सेवा में लगा हुआ हूँ। मुझे बचपन से ही संगीत और साहित्य दोनों का बहुत ही शौक़ रहा है और पढ़ाई लिखाई बड़े अच्छे अच्छे लोगों का आशीर्वाद मेरे पास रहा है, मेरे ऊपर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे गुरुजन मिले हैं और अभी भी मैं अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूँ कि माँ शारदे के प्रांगण में सबसे अंतिम बेंच पर मैं विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी रहूँगा। हमेशा अपने जो अनुज हैं, जो अग्रज हैं, उनसे सीखता ही रहता हूँ और आगे भी भविष्य में इसी तरह मैं सीखता रहूँ, साहित्य की सृजन करके सेवा करता रहूँ, यही मेरी इच्छा है। और आप सबों की शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, तो आगे भी इसी तरह मैं साहित्य सेवा में लगा रहूँगा। ये आपकी दूसरी किताब है जी। एक पहले किताब आ चुकी है और नवजागरण प्रकाशन से अभी तीसरी किताब, चौथी किताब दोनों लाइन में हैं और अभी बातों के बतासे इनका अगला संग्रह आ रहा है। तो वहाँ पे टाइम का एक बाउंडेशन होता है, टाइम की पाबंदियाँ होती हैं। आप लोग जो एयरफोर्स में हैं, सैनिक में हैं, वहाँ काफ़ी टाइम का पंक्चुअलता रहती है। लेकिन यहाँ पे जब आप साहित्य में आए हैं, वहाँ बहुत सी बातें होंगी जो दब के रह जाती हैं। आप नहीं प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं ला सकते। सार्वजनिक जीवन में, एक सार्वजनिक जीवन और एक सैनिक का जीवन दोनों अलग अलग है। तो वो पाबंदियाँ हट गई हैं, तो अब आप स्वतंत्र हो गए हैं और अब आप साहित्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन किसी को एक अपना आइडियल मानते होंगे, आखिर कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी। तो ये बीज साहित्य का कहाँ से पनपा? सबसे पहले आप किसका श्रेय देंगे, किसको देना चाहेंगे कि जहाँ से आपने साहित्य की शुरुआत की लिखने की? आपने अनुरागी भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आपको प्रेरणा कैसे मिली, और बिल्कुल अलग क्षेत्र है। और जैसे कि हम वायुसेना में जो हमारी सेवा रही है, बिल्कुल अलग, और पाबंदियों के बावजूद वहाँ हम साहित्य में तो लगे ही रहे। यही रहा कि प्लेटफॉर्म नहीं था कि आप अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को प्रकट कर सकें। और अब सेवानिवृत्त होने के बाद में अपने स्वच्छंद रूप से आप अपनी भावनाओं को शब्द रंजित करके आप अपने शब्दों में लिख रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको उसमें आत्मसंतुष्टि मिल रही है कि आप अच्छा लिख रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। और बहुत सी अपनी सेवाएं जो साहित्य को आपसे अछूता रहा है, अछूती रही हैं सेवाएं, उसको करने का आपको सुयोग और मौका मिल रहा है। तो उसके लिए मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आपने कहा कि प्रेरणा स्रोत मेरे कौन से रहे हैं। बचपन से मुझे जब ये शौक़ रहा है, मेरे संस्कार में ही वो है। मेरे नाना जी गवर्नमेंट टाउन स्कूल के हेडमास्टर रहे हैं और संगीत और साहित्य उनसे बहुत मैं बचपन में अभी याद करता हूँ तो याद आता है कि मेरे नाना जी बहुत ही अनुशासन प्रिय और बहुत ही अनुशासित ज़िंदगी जीकर गए हैं। उस समय तो बचपन में मुझे लगता था कि इतनी टफ लाइफ, जैसे हमें इतना कंट्रोल करते थे, अनुशासन में रखते थे, पढ़ो, ये लिखो और वो करो, तो बहुत उस समय बुरा लगता था। लेकिन अब मैं वो करता हूँ, याद करता हूँ उनकी बातों को कि बचपन में अगर वो इतनी कड़ाई नहीं करते, इतना अनुशासन नहीं रखते, तो आज कदाचित मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँचता। उसके बाद फिर मैं जब स्कूल में पहुँचा तो स्कूल में मेरे एक गुरु रहे हैं पंडित राजेश्वर पांडे जी। उनका बहुत मैं प्रिय छात्र रहा हूँ संस्कृत और हिंदी में। और मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ रहा है कि कुछ नई नई चीज़ें सीखूं। जैसा मैंने अभी कहा कि मैं अभी भी एक विद्यार्थी ही हूँ, सीखता रहता हूँ और देखता हूँ लोगों से, छोटे बड़े सभी से मैं सीखता हूँ। कहीं भी न मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा मैं कलाकार वही होता है और जो रचनाकार वही होता है जो सीखता है, गुणता है और देखता परखता है उसको अपनी भावनाओं के सहित में, चाहे वो मंच का, रंगमंच का हो, चाहे वो साहित्य का हो, अपने तरीके से वो वहाँ पे प्रेषित करता है, भावनाओं में उजागर करता है। तो मैं भी वही सीखता रहा हूँ। मुझे याद है कि मैंने 8वीं क्लास में मेरे जो गुरु हैं पंडित जी ने एक लेख लिखने को कहा था। तो मैं वो संदर्भ अनुगा भी आपको सुनाता हूँ कि पंडित जी ने हमें कहा था कि भाई आज लेख लिखना है। तो मैं लिखा और कहीं से मैंने वो पढ़ाई, किसी मैगज़ीन में मैं
किसी पत्रिका में मैंने वो लाइनें पढ़ी थी। मुझे अभी भी शौक़ है कि कई अच्छी लाइन मिल जाए तो मैं उसको अपने दिल में, अपने मन में बसा लेता हूँ, फिर उसको अपनी भावनाओं, अपने शब्द रंजित करके लिखता हूँ। तो वो था कि मैंने अभी भी मुझे याद है 8वीं क्लास की वो लाइन, और उसमें मुझे पंडित जी ने गले से लगाया था वो गुरुजी क्लास के बीच और सभी मेरे दोस्तों के विद्यार्थियों के साथ। मैंने लिखा था कि कोयल की कूक, पपीहे की रट और तोता मैना का संवाद किसे नहीं अच्छी लगती है। कोयल की कूक, पपीहे की रट और तोता मैना का संवाद किसे नहीं अच्छी लगती हैं। और जब खेतों में किसान हमारे जाते हैं, क्यारियों पे और पगडंडियों पे जाते हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बांध के, और उनके साथ में उनकी पत्नियाँ दिन भर धूप में दौड़ती भागती और काम करती हैं, और अपने पति को जब वहाँ पे एक लोटा पानी पिलाती हैं, और बगुलों की कतार खेत में पानी के बीच में लंबी लगी रहती हैं, तो किसे नहीं रक्त रंजित आनंदित कर जाती हैं। और वो दृश्य देखकर मैं भी जब छोटा था तो बचपन में अपने गांव में खेतों में देखता था, और ये लाइन मैंने पढ़ी थी, और इस लाइन को मैंने अपने उस लेख में लिखा। तो मेरे जो गुरुजी थे, पंडित जी, बहुत खुश हुए, इतने खुश हुए कि मुझे उन्होंने घर पे बुलाया। उन्होंने कहा कि देखो, विद्यार्थियों को मैं घर पे नहीं बुलाता हूँ, लेकिन तुम ऐसे विद्यार्थी हो मेरे, जो कि आज मैं तुम्हें घर पे बुलाया हूँ। और जब मैं वायुसेना में चला गया तो मुझे याद है कि सबसे पहले 6 महीने की छुट्टी में गया था, तो अपने गुरुजी को मिलने गया अपने स्कूल में। तो घर पे उनके मिलने गया था, तो उन्होंने बोला कि तुम मेरे गांव चलोगे और मेरे गांव में 1 दिन 2 दिन रहोगे मेरे साथ। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या बन गए हो। मैंने कहा भारतीय वायुसेना गुरुजी, मैं पायलट ऑफिसर बन गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि पायलट ऑफिसर के जहाज़ उड़ाते हो। मैंने कहा जहाज़ तो नहीं उड़ाता हूँ, लेकिन हाँ, जहाज़ से संबंधित कार्य करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सिविल में किसके बराबर हो। मैंने कहा कि एसपी हैं जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनके बराबर हूँ मैं, कमीशन ऑफिसर हूँ मैं, क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर हूँ। तो इतने प्रसन्न हुए वो कि उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत ही प्रफुल्लित हूँ, आनंदित हूँ कि मेरा छात्र आज मेरे सामने बैठा है और क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर है, और तुम मेरे गांव चलो। तो मैं अनुरागी जी उनके गांव गया, और रात को पैदल गए, ट्रेन से उतर के सुबह 4 बजे पैदल गए, गांव में उनके रुके। पूरे गांव में वो मुझे लेकर गांव में घुमाए, और गांव में सबको बताते रहे कि ये देखिए मेरे छात्र हैं, और पढ़ने में और लिखने में, और आज वायुसेना में और गोल्ड मेडलिस्ट है, और वायुसेना में और इतना नाम किया, ये किया, आज मेरे गांव में आया है। तो इतना मुझे आनंद आता है अनुरागी भाई वो पुरानी बातों को याद करके। फिर जब मैं कॉलेज गया तो उसके पहले मेरी कहानी तो बहुत विस्तृत है, मैं छोटे में बताऊंगा। स्कूल जब मैट्रिक पास हुआ, वहाँ से गवर्नमेंट स्कूल में था, तो उस स्कूल में कोलफील्ड इलाके में आज तक रिकॉर्ड था कि कोई आर्ट्स विभाग में, आर्ट्स कला के क्षेत्र में कोई भी बच्चा अभी तक फर्स्ट डिवीज़न नहीं पास किया था। मैं पहला छात्र हूँ उस बिहार गवर्नमेंट के स्कूल में, कि उस स्कूल से मैं पहला छात्र हूँ जो आर्ट्स में फर्स्ट डिवीज़न पास किया। और तब मैं पटना से आर्यावर्त और इंडियन नेशन पेपर आता था, उसमें मेरा फ़ोटो आया था। तो वो दिन, और फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो पढ़ने का तो मेरा संस्कार था ही। मेरे नाना जी थे और मेरे बाबा जो मेरे दादाजी थे, उनको भी बहुत शौक़ था संगीत का, और मेरे पिताजी, मेरे बड़े वाले बाबूजी, सबको मेरा घराना ही संगीत का और साहित्य का रहा है, पढ़े लिखे लोगों का। तो उस तरीके से मैं कॉलेज में गया, मेरे प्रोफेसर मिले, ज्योग्राफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर इनायत अहमद। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने, डॉक्टर इनायत अहमद साहब का, कि आज मैं इस स्थिति में हूँ कि उनको मैं कह सकूँ कि जो कुछ भी दिया है सीखने को, पढ़ने को मौका, सब हमारे डॉक्टर इनायत अहमद साहब का सीखा हुआ है, बताया हुआ है और पढ़ाया हुआ है। उनके ही आशीर्वाद और गुरुचरणों से मैं आज इस मुकाम पे हूँ कि आज आगे और इस स्थिति में हूँ कि कुछ बोल सकता हूँ, आप लोगों के समक्ष मैं बैठ के कुछ बातें कर सकता हूँ। बहुत सौभाग्य है मेरा कि राजकुमार भाई आज अनुरागी जी आए हैं और मेरा साक्षात्कार उनसे हो रहा है, नवजागरण इसके लिए, लाइव के लिए। पुस्तक से
कोई एक कविता जो दर्शकों को इसमें से बताना चाहें, कोई एक मुक्तक। मैं हमेशा कहता हूँ कि दोस्तों, बचपन के दिन सबसे अच्छे होते हैं। जो बचपन है, जवानी है और बुढ़ापा है, 3 स्थिति हैं उम्र में। तो बचपन के दिन सबसे खूबसूरत और सुहावने होते हैं। इसीलिए मैंने बचपन पे एक मुक्तक लिखा है। बचपन की वो अमीरी सल्तनत थी हमारी। वो मेरी इस मन सरगम तन तंबूरा से भी वो मुक्तक है, इसमें भी है। बचपन की वो अमीरी सल्तनत थी हमारी, थे जहाज अनगिनत तो कई नाव भी सवारी। न तो भाव देखते थे, न तो ताव देखते थे, अरमां भी कुछ नहीं थे, इच्छाएं सब कुंवारी, इच्छाएं सब कुंवारी। इसीलिए मैं दोस्तों कहता हूँ कि चलो एक बार फिर से हम बच्चे बने, चलो एक बार फिर से हम बच्चे बने। क्या भरोसा उम्र ये मिले ना मिले, खेलें बागों में तितली बहारों के संग, खेलें बागों में तितली बहारों के संग। क्या भरोसा के गुलशन खिले ना खिले, चलो एक बार फिर से हम बच्चे बने। इसी में अनुरागी जी एक मेरा मुक्तक और भी है जिंदगी के ऊपर जी, कि हौले हौले से, हौले हौले से आती है तू जिंदगी, हौले हौले से आती है तू जिंदगी, बिन बताए कहाँ चली जाती है तू। कभी अपना पता भी बता जिंदगी, अभी अपना पता भी बता जिंदगी, यूं ही सबका ठिकाना बताती है तू हौले हौले से। तो इस तरह से मेरी यात्रा चल रही है और साहित्य की सेवा में लगा हुआ हूँ। देखिए, बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत लाइनें हैं, और ज़िंदगी और बचपन इस तरह से। और वायुसेना के बाद, एक सैनिक के जीवन के बाद, एक साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकार के रूप में आपकी कलम दिन ब दिन एक नए कीर्तिमान स्थापित करे, हम यही कामना करते हैं। और बीच में आप एक संस्मरण बाबा नागार्जुन के साथ बता रहे थे, तो हम चाहेंगे, चूँकि बाबा नागार्जुन के साथ सबका संपर्क नहीं है आज के डेट में, जो बहुत कम लोग हैं जो उनसे मिले हैं, और आप उनसे मिले हैं, आपकी कविताओं में भी उनकी छाप है। तो दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप उनके संस्मरण एक बार रूबरू करें। जी जी, बहुत मेरा सौभाग्य है, और आज मैं बाबा नागार्जुन को चरण स्पर्श करके, और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और रहेगा हमेशा, कि मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। बाबा नागार्जुन जैसे महान विभूति का दर्शन और स्नेह, प्रेम और उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, तो मैं अपने आप को बहुत साहित्य जगत में बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये प्रसंग है तब जब मैं रांची विश्वविद्यालय में छात्र था, और मैं रांची से रामगढ़ जा रहा था बस में। तो बस स्टैंड पे जब मैं बस का टिकट लेके बस में घुसने लगा, तो गेट से देखा कि सबसे पहली सीट पे वो बाबा नागार्जुन बैठे हुए हैं। उनका मैं बहुत भक्त रहा हूँ शुरू से ही, 8वीं क्लास से उनके बारे में सुनता रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ, और साहित्य से मेरा बहुत लगाव रहा है। तो जैसे मैंने देखा उनको कि सादे स्वभाव में, फ़ोटो में तो उनको देखा था, पहली बार उनको देखने का अवसर पहली बार मिला दर्शन का, तो देखा वही साधारण वेशभूषा उनकी, पजामा और हवाई चप्पल, एक टोपी और कुर्ता और एक खादी झोला।
तो पहले सीट पे बैठे थे और बस अभी खाली थी, तो मैं भी अंदर घुसा और उनके चरण स्पर्श किया। मैंने बोला बाबा आप? बोले हाँ तुम विद्यार्थी हो? मैंने कहा जी बाबा मैं रांची कॉलेज में पढ़ता हूँ और अभी छुट्टी जा रहा हूँ, गर्मियों की छुट्टी है तो रामगढ़ जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं बाबा? तो उन्होंने कहा मैं पटना जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अभी मैं भी चलूँगा पटना आपके साथ। उन्होंने नहीं तुम रामगढ़ तक चलो। तो यात्रा प्रारंभ हुई हमारी वहाँ से और हम भी उनके बगल में बैठ गए। तो मैं इतना उत्साहित हो गया उस समय कि बाबा के बगल में मैं बैठा हूँ आज, इतने बड़े बड़े पद्मश्री जैसे लोग और भारत रत्न जैसे लोग, और मंच पे और कविताओं के बारे में तो उनके बारे में क्या कहें, वो तो समुद्र है और सागर है, महासागर है। मैं कहूँगा कि उनकी किताबें पुस्तकें और बिल्कुल उन्मुक्त कुछ भी सोचें और लिख देते थे। वही मुझे वो संस्मरण मुझे मैं सुनाऊंगा कि जब यात्रा प्रारंभ हुई तो मैं बिल्कुल बहुत अति उत्साहित रहा उनसे पूछने के लिए, करने के लिए कि 2 घंटे की यात्रा में मैं क्या क्या सीखूं, क्या क्या पूछूं। तो बस चलिए हमारी। तो मैंने पूछा बाबा कुछ मुझे भी कविताओं का शौक़ है, कुछ सिखाइए। उन्होंने पूछा कि कवि बनना चाहते हो? मैंने कहा बाबा कवि कहाँ, मैं कुछ आपसे सीख लूँ तो यही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने कहा बाबा कविता कैसे लिखते हैं? तो तब तक हमारे रामगढ़ और रांची के बीच में एक घाटी का वो आता है, चुटुपाली घाटी जिसको बोलते हैं। बहुत बढ़िया पहाड़ का दृश्य है और झरना वगैरह वहाँ पे, और थोड़ी सी रिमझिम बारिश भी हो रही थी। तो मैंने कहा बाबा कविता कैसे लिखते हैं ये थोड़ा हमें बताइए, मैं भी कुछ सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा उधर खिड़की से बाहर देखो, पहाड़ की ओर झरना दिख रहा तुम्हें? मैंने कहा जी दिख रहा है। उन्होंने कहा कि झरने को देखो, तुम्हारे मन में क्या भाव आ रहा है, क्या विचार आ रहा है, यही कविता है। जो भाव तुम्हारे मन में आ रहा है, जो विचार तुम्हारे मन में आ रहा है, बस वही कविता है। देखो, सोचो और लिख डालो, पेन पेंसिल और उठाओ और लिख डालो। कभी मत सोचो कि व्याकरण छंद अलंकार के भाव में, उसके बंधन में बंधे रहो, मात्रा इसमें, तो फिर वो भाव तुम्हारा समाप्त हो जाएगा, फिर लिख नहीं पाओगे। और वो दिन और आज का दिन मैं उन्हीं के पद चिन्हों पे, उनकी ही उस पे आशीर्वाद से मैं थोड़ा सा लिखना शुरू किया और छंद मुक्त कविताएं ही मैं अधिकतर लिखता हूँ। और उसी टाइप का लिख के और आज मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ कि बाबा नागार्जुन का मुझे सानिध्य मिला और उनका आशीर्वाद मिला। फिर रामगढ़ पहुँच गए हम। तो मैं जब उतरने लग गया तो पैर छुआ उनका, उन्होंने कहा कि आशीर्वाद है चलो। मैंने कहा बाबा मैं पटना तक चलूं? उन्होंने कहा नहीं तुम उतर जाओ, बस मुझे यहाँ पे केवल 2 सिंघाड़ा खिलाओ। हमारे बिहार और झारखंड में सिंघाड़ा बोलते हैं समोसे को जी। तो सिंघाड़ा खिला दो। तो मैं उतरा और जाकर सिंघाड़ा ले आया 2 और खिड़की से उनको पकड़ाने लगा। तो मैं साथ में जलेबी और एक हमारे यहाँ घुगनी भी देते हैं दोने में तो लाया। तो उन्होंने कहा नहीं तुम भीतर आओ, अभी बस चलने में आधे घंटे का समय है, तुम आ जाओ अंदर। तो मैं भी अंदर गया। तो बोले बैठो, एक सिंघाड़ा तुम खाओ, एक सिंघाड़ा मैं खाऊंगा, और इसमें से जलेबी तुम भी खाओ क्योंकि जलेबी बहुत ज़्यादा लाया हो। तो बहुत देर तक, फिर आधे घंटे का जो समय था इतना जल्दी निकल गया उनसे बातें करके, मुझे लग नहीं रहा था और मेरा मन नहीं मान रहा था कि इनका साथ छोड़ूं। लेकिन बाबा ने कहा नहीं तुम अब जाओ, मेरे पास तो कुछ है नहीं तुम्हें देने का, बस आशीर्वाद। मैंने बोला बाबा आपका आशीर्वाद है, बहुत है यही। उन्होंने अपना बस की टिकट, एक बस का टिकट होता था छोटा सा लंबा सा हमारे बिहार में, तो उसको निकाला, उसके पीछे अपना नाम नागार्जुन और डेट लिख दिया। और मैंने कहा बाबा आपका पता? बोला कि पता, मैं तो घुमक्कड़ आदमी हूँ, फक्कड़ आदमी हूँ। उनका नाम भी फक्कड़ बाबा नागार्जुन से सभी जानते हैं, और कहीं भी जाते हैं, मंच पे भी जाते हैं तो फक्कड़ बाबा आ गए। तो कहीं भी जाओगे पता लग जाएगा। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र जी है और बाबा नागार्जुन के नाम से वो प्रसिद्ध हैं विदेशों में। इतना तो उनसे जो मुझे सीखने का जो अवसर प्राप्त हुआ, उस छोटे से यात्रा के संस्मरण में आज मुझे आजीवन वो याद रहेगा। और मैं उस छोटे से यात्रा का संस्मरण को इतने शब्दों में मैं लिख सकता हूँ और उनकी किताबों से मैं इतने ग्रहण करके लिख सकता हूँ कि एक समुद्र और कई खंड में वो मैं प्रकट कर सकता हूँ।
तो ऐसे ऐसे लोग हमें मिले हैं और सभी को मिलते रहे हैं अपने अपने तरीके से। मैं भी बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि अच्छे अच्छे लोगों का मेरे ऊपर बदहस्त रहा है, आशीर्वाद रहा है। जी, और उनका असर भी दिख रहा है आपके रचनाओं में। और अभी जैसे हम एक पिछले 2 सालों से एक पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है और हम धीरे धीरे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे अपने थे जो इस बीच हमें छोड़ के चले गए, और उनको नमन करते हुए कुछ ऐसी रचनाएं आपने बीच में की होंगी जो कोरोना पे हो और ऐसी महामारी में जो आपने याद करके लिखा हो। इतना ज़्यादा ये तकलीफ देह समय निकला है, कटा है, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ये समय जल्दी संकट कट जाए और हम सभी फिर उसी आनंदित समय को महसूस करें और अपने परिवारजन के साथ में खुशहाल रहें। और ये समय बहुत ही विकट सभी के लिए रहा है। मैं नहीं कहूँगा कि मेरे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी, पूरे विश्व जगत के लिए ये बहुत ही वो रहा है। और ऐसे में शब्द जैसे कि कुछ रुक से गए थे। भावनाएं तो बहुत आती थी, लेकिन उसको शब्दबद्ध करना, कलमबद्ध करना इतना मुश्किल, इतना कठिन था कि क्या लिखें, क्या नहीं लिखें, और क्या छोड़ें और क्या जोड़ें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब भी कोई टेलीफोन आता था तो लगता था कि कोई बुरा संदेश आने वाला है। तो और इस तरीके से जैसे मैं कहूँगा कि आंसू ही सूख गए थे और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसको क्या कहें और किसको क्या सांत्वना दें। और एक दूसरे को, तो मैंने उसमें एक छोटा सा लिखा था कि मत उठा उंगली आईने पे, मत उठा उंगली आईने पे, खुद ही बदनाम हो जाएगा। मत उठा उंगली आईने पे, खुद ही बदनाम हो जाएगा। छोड़ दे औरों को बरगलाना, जीना आसान हो जाएगा। छोड़ दे औरों को बहकाना, जीना आसान हो जाएगा। क्यों जलता है तन्हाई में तन्हा तन्हा। ये जो विकट परिस्थिति थी, विकट समस्या थी, इसके लिए हम सभी इतने एकांत में चले गए थे कि दुनिया से कट गए थे, अपनों से कट गए थे, अपनों से मिलने में झिझक, मिलने में इतनी परेशानी कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो और सब एक दूसरे के बारे में उल्हानेबाजी, तंजबाजी कि इसने कर दिया, उसने कर दिया। और ये तो मैंने ये कहा कि क्यों मत उठाओ उंगली आईने पे। आईने पे उंगली उठाओगे तो खुद ही परेशान हो जाओगे। मत उठाओ उंगली आईने पे, खुद ही बदनाम हो जाएगा। छोड़ दे औरों को बहकाना बरगलाना, जीना आसान हो जाएगा। क्यों जलता है तन्हाई में तन्हा तन्हा, क्यों जलता है तन्हाई में तन्हा तन्हा। खुद की नज़र में अपने आप को बौना न बना। सफ़र की सख्तियों में हौसला को कैद मत कर। सफ़र की सख्तियों में हौसलों को कैद मत कर। लम्हा लम्हा ख्वाबों हकीकत का फ़र्क नज़र आएगा। छोड़ दे औरों को बहकाना बरगलाना, जीना आसान हो जाएगा। छूकर दुख जाती है, छूकर दुख जाती है। सबों किसी न किसी के रग पे हाथ डालेंगे। आप जिसके रग पे हाथ डालें, उस समय ऐसा समय था कि सभी दुखी थे और सबके रग पे हाथ डालते ही दुख का वो इजहार होता था। तो मैंने कहा कि छूकर दुख जाती है, हार जीत का इनाम ज़िंदगी है दोस्तों, फ़कत शिकत खेल खेल में झेल जाएगा। छोड़ दे औरों को बहकाना, जीना आसान हो जाएगा। सीने पर सब्र का पत्थर रखकर तो देख, सीने पर सब्र का पत्थर रखकर तो देख। पानी गहरा नहीं है, पानी गहरा नहीं है, बैठ कर तो देख। मौजे दरिया के जलजलों से क्यों डरता है प्यारे। मौजे दरिया के जलजलों से क्यों डरता है प्यारे। कर भरोसा कभी तिनका भी साहिल हो जाएगा। मत उठाओ उंगली आईने पे, खुद ही बदनाम हो जाएगा। मत उठाओ उंगली आईने पे, खुद ही बदनाम हो जाएगा। वाह, बहुत अच्छा। बहुत चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपकी जो साहित्यिक कृति है वो ऐसे ही दिनों दिन बढ़ती रहे
और आप रोज़ नए जो साहित्य सृजन के क्षेत्र में एक नए आयाम हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नए प्रकाशन के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार भाई अनुरागी जी, और आपकी शुभकामनाएं और आपका स्नेह इसी तरह बना रहे, और साहित्य की सेवा में आप भी लगे हुए हैं, और जय भोजपुरी हमारे भोजपुरी समाज के लिए भी आप बहुत कुछ कर रहे हैं। देश विदेश में आपका भ्रमण है, और सभी बड़े बड़े अच्छे उत्कृष्ट नेता, अभिनेता और रचनाकारों, कलाकारों से आप जुड़े हुए हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत बधाई है, स्नेहाशीष और शुभाशीष है कि आप इसी तरह दिन दोगुना चौगुना रातों रात आप बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हम सभी का आपके साथ स्नेह और नेह बना रहे, और इसी शुभकामनाओं के साथ में आपके चैनल के लिए भी मैं अपना बहुत बहुत शुभाशीष, स्नेहाशीष और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं कि आप भी नवजागरण प्रकाशन के द्वारा आप कई प्रकाशन हाउस खोलें, और इसी तरह साहित्य में आप सेवारत रहें, और आगे भी हम सब एक दूसरे का आनंद उठाएं, मिलते रहें, स्नेह लुटाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुरागी जी, बहुत बहुत जी, धन्यवाद। प्रणाम, बहुत बहुत आभार।